हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल HRT टेक ट्यूटोरियल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का साइंस पार्ट 1, जिसको फिजिक्स भी बोला जा सकता है। 5th चैप्टर उसका हीट। बेसिकली हीट क्या होता है? हीट एक टाइप का एनर्जी होता है। हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट का मतलब कोई गर्म चीज़ नहीं होता। हीट एक टाइप का एनर्जी होता है जिसमें पार्टिकल्स आपस में ही मोशन में रहते हैं। जिसमें पार्टिकल्स आपस में ही मोशन में रहते हैं, एक दूसरे में टकरा रहे होते हैं, जिनके अंदर एनर्जी कवर्ड होती है, जिनके अंदर एनर्जी कंजर्व्ड होती है, उस एनर्जी को हीट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हीट चैप्टर दिया है, मैंने बता दिया हीट का मतलब क्या है। हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। सबसे पहले बात, इसमें कंटेंट्स क्या है? लेटेंट हीट, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रेगुलेशन, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर पा रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर? जैसे कि मैंने बोला, हीट एक अलग चीज हो गई, एक टाइप का एनर्जी हो गया। टेम्परेचर वो हो गया जो हम लोग हीट का उस स्टेट का मतलब मेजर करके बताता है। हीट मतलब कितना हीट है उसके अंदर, कितना हीट एनर्जी है, और बेसिकली हीट पर बेस्ड होता है। कोल्ड नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ऐसे ही कुछ होता है। तो इसका आंसर होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। हीट बेसिकली अपना टाइप का एनर्जी हो गया। टेम्परेचर जिस चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैं टेम्परेचर समझ लो, कितना हीट उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, समझ गए? व्हाट आर द डिफरेंस वेज ऑफ हीट ट्रांसफर? हीट कितने ट्रांसफर से हीट कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकता है? बेसिकली 3। पहला सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, नहीं 2 ही होता है शायद। अब देखते हैं क्या बोला है। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्नड अबाउट द हीट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर. वी हैव ऑल्सो परफॉर्म फ्यू एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स. मतलब क्या बोला है? प्रीवियस स्टैंडर्ड यानी कि 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने हीट और हीट के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, कैसे हीट एक दूसरे में ट्रांसफर होता है. बेसिकली एनर्जी है, तो एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो हम लोग जानते ही है. हीट कभी ना तो जन्म लिया है ना तो डिस्ट्रॉयड है, वो बस आपस में ट्रांसफर होता रहता है. तो कैसे कैसे हीट ट्रांसफर हुआ था, उस चीज़ के बारे में बोला गया यहाँ पे. और हम लोग ने पिछले साल कुछ एक्सपेरिमेंट को भी किया था, जिससे हम लोग को हीट का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना होता है. कोई भी सॉलिड लिक्विड गैसेस का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. और साथ ही साथ हम लोग ने ये भी पढ़ा था हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है. वी हैव ऑल्सो सीन हाउ टेम्परेचर इज मेजरिंग यूजिंग द थर्मोमीटर. बेसिकली टेम्परेचर को थर्मोमीटर से नापा जाता है, वो यहाँ बताया गया. अब ये थी 9th स्टैंडर्ड की बात है. अब 10th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं. कॉन्सेप्ट्स लाइक लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा, ये सारे कंटेंट्स हम लोग 10th स्टैंडर्ड के 5th चैप्टर में पढ़ने वाले. 10th स्टैंडर्ड के साइंस के 5th चैप्टर में पढ़ने वाले आर रिलेटेड टू सर्टेन फिनोमेना एक्सपीरियंस्ड बाय अस इन आवर डे टू डे लाइफ. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स. इस कॉन्सेप्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और ये कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है, चलो देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं. सबसे पहली बात, टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन अ ग्लास बीकर. सबसे पहले आप एक ग्लास बीकर लो और उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस में आइस, छोटे छोटे आइस के पीसेस को डाल दो. दूसरा इंसर्ट द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इन आइस एंड मेजर इट्स टेम्परेचर. क्या करो, जो टेम्परेचर का जो बल्ब है उसको आइस क्यूब जिस बीकर में डालो, उस बीकर में थर्मोमीटर को डालो और उसका टेम्परेचर नापो. उसमें कितना हीट प्रेजेंट है उसको नापो, यानी टेम्परेचर को नापो. पुट द बीकर ऑन अ स्टैंड एंड हीट द आइस यूजिंग अ बर्नर. आप टेम्परेचर को नाप लिए, अब उस बीकर को उठाओ, किसी स्टैंड पे रखो जिसके नीचे एक बर्नर रहे और जिससे उसको हम लोग हीट कर पाए. तो चलो पहले हम लोग बर्नर को स्टार्ट कर देते हैं, फिर हीट अपना आइस अपना हीट गेन करेगा. रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोमीटर आफ्टर एवरी मिनट. हर मिनट पे उस बीकर का टेम्परेचर नापो कितना हुआ. एज द आइस इज हीटेड इट स्टार्टेड स्मेल्टिंग. स्टीर द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर. कुछ समय बाद आइस गर्म हो जाएगा और मेल्ट होने लगेगा. फिर कुछ समय बाद क्या होगा,
आइस और पानी आपस में मिक्स हो जाएंगे। पॉइंट 6, कंटिन्यू द हीटिंग इवन आफ्टर आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। जब तक आइस मेल्ट ना होने लगे उस स्टेट तक बर्नर को हीट करते रहो। फिर उसके बाद ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। हर टाइम के बाद मतलब वो जो मेल्ट हो गया होगा उसका तुम पहले ग्राफ बना लो। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए ग्राफ दिया गया, इसको पहले तुम बना लो। अब यहाँ पे दिया गया, अब हम लोग, ये था अपना मटेरियल और कंस्ट्रक्शन समझ लो। अब इसका वर्किंग और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया गया, इसको देखते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस टिल द आइस मेल्ट्स कम्प्लीटली। जब आइस मेल्ट हो रहा था तो आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि जब तक आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ नहीं जाता तब तक वो मेल्ट नहीं होता, क्योंकि आइस की प्रॉपर्टी है 0 डिग्री से नीचे है, जैसे माइनस में है तो वो आइस स्टेट में रहेगा, और जैसे वो 0 डिग्री से ऊपर गया, कोई भी लिक्विड 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो एक्सपांड होगा, एक्सपांड। और कंट्रक्ट क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब वो 0 डिग्री से कम होगा यानी माइनस में होगा, और एक्सपेंशन कब होगा, जब 0 डिग्री से ऊपर आएगा यानी पॉजिटिव प्लस में रहेगा। तो चलो देखते हैं। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ऑल द आइस इनटू वाटर द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसी हीटिंग को कंटिन्यूस रखेंगे तो आइस क्यूब मैंने डाले थे बीकर में, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। और जैसा कि हम जान सकते हैं कोई भी लिक्विड या वाटर को ले लो, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके बाद वो अपना स्टेट चेंज करने लगता है। कोई भी लिक्विड ले लो, एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर कंटिन्यूस हीटिंग रखें तो वो पानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस टिल ऑल वाटर converts into steam. The graph of temperature versus time is shown in figure 5.2. जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था वो यही ग्राफ है। 0 डिग्री तक आइस कॉन्ट्रैक्शन में रहा, फिर उसके बढ़ते वो एक्सपेंशन में हो गया, जिसके वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद अगर हम हीटिंग को कंटिन्यू प्रोसेसिंग में रखते हैं तो उसके बाद वही लिक्विड एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक लिमिटेड टेम्परेचर पे जाके वो भी अपना स्टेट चेंज करेगा। जैसे कि आइस का लिमिटेड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, उसके पार जाते वो भी अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही लिक्विड का भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक लिमिटेड टेम्परेचर होता है जो है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, एक ये डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। The amount of heat energy absorbed at a constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phases is called a specific latent heat of fusion. और एक बात बता दूं दोस्तों, इसी को specific latent heat बोलते हैं। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब हो रहा हो लिक्विड में, तो कुछ जैसे कि सपोज ये मान लो एक सॉलिड है या फिर मान लो आइस क्यूब है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर तक कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब उसी हीट को कंटिन्यू रखे तो ये अपना फेज लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, अपना फेज ये चेंज कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब डिवीजन होना और फिजन मतलब डिवाइड होना, सॉरी फ्यूजन मतलब डिवीजन होना और फिजन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना, मतलब आपस में जुड़ जाना, ज्वाइनिंग होना। जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में मजबूत तरीके से जुड़े हुए थे, पर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर को पार करते, यानी सपोज 0 डिग्री को पार करते ही वो उसके जो पार्टिकल्स है वो सारे अलग अलग हो गए। तो ये एक्सपेंशन हुआ एक तरीके से और ये फ्यूजन भी हुआ। अब दूसरा डेफिनेशन के हिसाब से चले तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड to convert into gaseous phases is called a specific latent heat of vaporization. अब ये कांस्टेंट वेपोराइजेशन पर है, क्या है, सपोज कोई लिक्विड है, जो लिक्विड सॉलिड की फेज से कन्वर्ट होकर लिक्विड में बना था, अब वही लिक्विड को कंटिन्यू हीटिंग पे रखेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। लिक्विड का कांस्टेंट टेम्परेचर या लिमिटेड टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई भी लिक्विड
100 डिग्री सेल्सियस तक ही रह सकता है। उसके पार गया 101 डिग्री सेल्सियस भी गया, तब वो लिक्विड नहीं रहेगा, वो अपना फेस चेंज कर लेगा, अपना स्टेट भी चेंज कर लेगा, जो कि होगा गैसियस स्टेट। हाँ, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिक्विड में कंजर्व हो रही है, प्रिजर्व हो रही है, जिसके वजह से वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के बाद अपना फेस गैसियस फेज में कन्वर्ट कर ले रहा है। इसी को बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेजुलेशन। बेसिकली रेजुलेशन क्या होता है, ये फिगर देख रहे होंगे 5.3 रेजुलेशन। एक बड़ा सा आइस स्लैब लिए हैं, जैसा कि आप लोग ऑब्जर्व करोगे गोला वाले के पास, आइसक्रीम वाले के पास एक बड़ा सा आइस स्लैब होता है, बड़ा बड़ा। बेसिकली वो नॉर्मल आइस तो नहीं होता, वो ड्राई आइस की तरह ही होता है। तो क्या करने का, फर्स्ट पहले आप टेबल लाओ, फिर उसके ऊपर 2 ईंट रखो, 2 ईंट के ऊपर एक बड़ा सा आइस स्लैब रखो। फिर क्या करो, 2 बड़े बड़े आयरन के कुछ वेटेड चीज लाओ, मतलब आयरन की कुछ भारी भारी चीज लाओ, या फिर बेसिकली आप यहाँ पे 2 ईंट भी बांधोगे तो काम हो जाएगा। 2 ईंट बांधो और उसको आइस स्लैब से मिड पॉइंट पे ऐसे छोड़ दो। अब देखना, प्रेशर की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो रस्सी नीचे की तरफ खिसकेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आइस अपना कटते जाएगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे इस तरह से तो आइस 2 पीस में कट जाएगा, पर नहीं, असली साइंस इसी में पता चल रही है। जैसे जैसे रस्सी नीचे जाएगा तो क्या होगा, आइस का ज्यादा कांटेक्ट होने की वजह से वो आइस ऊपर से फिर से जुड़ते हुए जाएंगे, वो कटेंगे नहीं, आपस में जुड़ते हुए जाएंगे। क्योंकि आइस के जब 2 टुकड़े हो रहे थे, बीच में जो गैप बचा था उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, उसमें टेम्परेचर ठंडा होने लगा, जिसकी वजह से आपस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। तो जो 2 आइस में गैप था वो फिलअप हो गया, ठीक है, वो अपने फिलअप हो गया, जिसकी वजह से आइस नहीं कटा, वो आपस में जुड़ते गए, रस्सी नीचे चलता गया। अब देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बेसिकली एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर एक ऐसा काम करता है जो हर लिक्विड काम नहीं करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, अभी मैंने बताया, कोई भी सॉलिड 0 डिग्री पार करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, पर वाटर में ऐसा नहीं होता है। वाटर में क्या होता है, सपोज आइस क्यूब भी तो वाटर का ही होता है, वो 0 डिग्री पे, फ्रिज से मैंने बाहर निकाला, 4 डिग्री तक वो कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा, मतलब वो बर्फ बना रहेगा। 4 डिग्री के बाद, 4थे डिग्री के बाद वो एक्सपेंशन हो जाएगा, धीरे धीरे फैलने लगेगा, पिघलने लगेगा। यही तो इसकी खासियत है, ये सबसे अलग बिहेवियर है, इस वाटर का सबसे अलग बिहेवियर होता है। वही अगर मैं किसी लिक्विड क्यूब को मैं फ्रिज में डालूं, फिर बाहर निकालूं, वो भी एक सॉलिड स्टेट में होगा। अगर वो 0 डिग्री से कम हुआ तो तुरंत वो एक्सपैंड होके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। पर वाटर में ऐसा नहीं होता है। वाटर में क्या होता है, आप किसी पानी को डालो, आपके घर में फ्रिज का वो होता है ना, स्लैब वाला आइस क्यूब बनाने के लिए, हाँ, उसमें डालो पानी को, फिर उसको फ्रीजर में डाल दो, फिर कुछ टाइम बाद निकालोगे तो आइस क्यूब रहेगा, वो 4 डिग्री तक कॉन्स्ट्रक्शन में रहेगा, मतलब कि 4 डिग्री तक बर्फ बना रहेगा, 4 डिग्री के बाद ही वो एक्सपैंड होगा। तो ये है अपना एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये इसका ग्राफ है। ये देखो वाटर में क्या होता है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है यहाँ पे और टेम्परेचर दिया है। जो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा तो 4 डिग्री तक आपस में जुड़े रहेंगे। जैसे 4 डिग्री बढ़ जाएगा, हाँ देखो, जो वॉल्यूम, देखो समझने की बात करो, ये मेरा आइस लैब है, मैंने इसमें सपोज पानी भर दिया, सब में पानी भर दिया, सबका वॉल्यूम सेम है। अब मैंने इसको डाल दिया फ्रीजर में डाल दिया। अब 2 घंटे बाद मैं निकालता हूँ, सारे स्लैब्स भर जाएंगे और बर्फ रहेंगी। किसी एक बर्फ को निकाल के मैं सपोज मैंने प्लेट में रख दिया। अब इसका जो वॉल्यूम रहेगा 4 डिग्री तक वैसा ही रहेगा जैसा फ्रिज में था। अब 4 डिग्री के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम था उससे ये बढ़ जाएगा 4 डिग्री के बाद, बिकॉज ये एक्सपैंड हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका पहले वाला वॉल्यूम नहीं रहेगा, उससे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर थोड़ा भी समझा हो या नहीं समझा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, मैं पहली बार कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत तो गलती होती ही रहती है। अगर आपको थोड़ा भी समझा होगा तो वीडियो को लाइक करना या मत करना, पर शेयर जरूर कर देना। तो चलिए, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।